नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौरम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आइए हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जो कारक विचार है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो एक एक सूत्रों को लेकर हम लोग विचार करेंगे, जो परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज हम लोग का तीसरा ये जो भाग है जो कारक विचार का है उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। सूत्र है संबोधने च। सूत्र क्या है? संबोधने च। इसके पहले वाला सूत्र आप देखेंगे, जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन करते समय क्या सूत्र था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यहां पर सूत्र है संबोधने च। यहां ध्यान देने की बात है, जब हम आपको प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये सूत्र जब पढ़ा रहे थे उस समय आपको ध्यान देने के लिए बोले थे कि आप सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। जो अष्टाध्यायी में सूत्र का क्रम लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2, 3, 46, 46। संबोधने च सूत्र में कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। पहला पद हो गया संबोधन, दूसरा पद हो गया च हो गया। कुल कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ये च का क्या अर्थ होगा? च अर्थात समुच्चय, दोनों को पद मिलाने के हो रहा है। तो क्या यहां सूत्र बनेगा इसका? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च, और संबोधन में प्रथमा होती है। क्यों इसका हम ले लेंगे? क्योंकि देख लीजिए यहां पर ये 2, 3, 46 है, इसके बाद का ही सूत्र है 2, 3, 47। तो इसके बाद का ही सूत्र 46 के बाद 47, छ का अर्थ यहां पर है नेक्स्ट सूत्र, अगले सूत्र को जोड़ लेना। जैसे हम पहला मान लेते हैं, लिख देते हैं रामः, लिख देते हैं रामः, और अगले एक में लिखते हैं श्यामः, और लिख देते हैं च। तो ये जो च होगा यह कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। च का अर्थ लगाएंगे राम और श्याम, राम और श्याम, इस प्रकार से। तो यहां पर जो च आया हुआ है आप ध्यान दें, जो संबोधने में जो च आया हुआ है ये क्या करेंगे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे संबोधने च प्रथमा, ये आ जाएगा सीधे, आपको यहां पर आकर लग जाएगा, बन जाएगा संबोधने। क्या बन जाएगा? संबोधने। अब ये पूरा सूत्र बनेगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे संबोधने प्रथमा, संबोधने च प्रथमा, अर्थात यहां पर आकर लग जाएगा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे में प्रथमा होती है और संबोधने में भी प्रथमा होती है, संबोधन में भी प्रथमा होती है। यहां पर भी मात्रे में भी सप्तमी विभक्ति है, यहां पर भी सप्तमी विभक्ति है। तो हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने प्रथमा। च के स्थान पे हम क्या कर देंगे? यहां प्रथमा, च से क्या ले लेंगे? प्रथमा ले लेंगे। तो ये दोनों का संयुक्त कर देंगे, इसलिए यहां पे च से तात्पर्य होता है प्रथमा। अब यहां पे एक प्रश्न आता है कि जो प्रथमा विभक्ति करने के जो सूत्र की संख्या आती है, तो कोई पूछ दे प्रथमा विभक्ति करने, प्रथमा विधायक जो सूत्र है, प्रथमा विभक्ति करने के विधायक जो सूत्र है वो कितने सूत्र हैं? तो 2 सूत्र प्राप्त होते हैं आपको। कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? 2 सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, दूसरा संबोधने च। ये 2 सूत्र हैं, 2, 3, 46, 2, 3, 47। ये दोनों सूत्र मिलाकर के प्रथमा का विधान करते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाले कुल कितने सूत्र हैं? तो प्रथमा विभक्ति का विधान करने वाले केवल 2 सूत्र हैं। कौन कौन? प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च। यदि परीक्षा में कभी पूछते तो हमेशा ध्यान दे दीजिएगा, प्रथमा विधायक कुल कितने सूत्र हैं? प्रथमा विधायक कुल 2 सूत्र हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च। यहां च से अर्थ क्या ले लेंगे? प्रथमा ले लेंगे। च से क्या हो जाएगा? प्रथमा, या संयुक्त भी कर लेंगे या प्रथमा आ जाएगा। संबोधने च अर्थात और ले लेंगे तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे संबोधने प्रथमा, अर्थात यहां से च से तात्पर्य हो जाएगा प्रथमा, क्योंकि यह च आ जाएगा, यहां पर जोड़ लेंगे इसको। संयुक्त अक्षर में जोड़ने के लिए च का होता है समुच्चय, जोड़ने के अर्थ में। आप देखे होंगे राम और श्याम दो शब्दों को मिलाने का काम करता है, तो यहां पर भी च मिलाने का ही काम कर रहा है।
इसके बाद व्याख्या में देखें क्या लिख रहा है। व्याख्या में बाबूराम सक्सेना, कुछ हम आपको यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेश का बाबूराम सक्सेना है, उसके आधार पर ही हम लोग को पढ़ना है। और हम चर्चाएं कुछ सिद्धांत कौमुदी के जो सूत्र हैं, जिससे कि जब इस पर पेपर बनाए तो कभी भी बाबूराम सक्सेना को रख करके पेपर बनाता है कि नहीं बनाता है, कुछ उससे इतर संबंधित क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप उसको कर ले जाइएगा। इसलिए हम दोनों सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, बाबूराम सक्सेना, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को लेकर चलिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा, आप अच्छे से समझ भी जाइएगा। इसीलिए हम दोनों को लेकर के चल, जहां जहां बाबूराम सक्सेना उसको मैं समझा रहा हूं, जहां कठिनता आएगी उस सिद्धांत कौमुदी के आधार पर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब बाबूराम सक्सेना, इसी सूत्र पर बाबूराम सक्सेना क्या लिख रहे हैं। बाबूराम सक्सेना लिख रहे हैं, प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने में होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किसमें करने में होता है? उपयोग संबोधन करने में होता है। जैसे हे बालक, जैसे उदाहरण दे रहे हैं हे बालक। अब यहां जो हे बालका दे रहे हैं, हे बालक या हे बालका बहुवचन में कर दिए हे बालका, तो यहां पर जो बालका शब्द दे रहे हैं, अब ये बालका कहेंगे किस सूत्र से प्रथमा होगा? प्रश्न आता है कि जो बालका शब्द है किस सूत्र से प्रथमा होगा? तो केवल कहते हैं केवल बालका यदि शब्द रहेगा, बालकः बालको बालका, रामः रामो रामाः, जब ऐसा शब्द रहेगा तब तो किससे करेंगे? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से करेंगे। किंतु यहां पर हे बालका लिखा है, हे संबोधन का जब प्रयोग करेंगे, जब किसी शब्द में जब संबोधन का जब प्रयोग करेंगे, यहां पर हे जो शब्द लगा है वो संबोधक है। क्या है? संबोधन। जो संबोधन है, जब संबोधन का प्रयोग करेंगे तब यहां पर हम सूत्र कौन सा लगाएंगे? हे बालका में संबोधने च, कौन किसका लगाएंगे? संबोधने च का प्रयोग करेंगे यहां पर हे बालका में। केवल हम बालक राम में करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से करेंगे, किंतु हे बालका अर्थात क्या है? यहां पर संबोधन का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहां पर संबोधने च सूत्र से प्रथमा करेंगे। अगला उदाहरण दे रहे हैं हे कन्या। क्या दे रहे हैं? हे कन्या। अब यहां पर जो कन्या शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। यहां उदाहरण दे रहे हैं बालक पुल्लिंग का, यहां पर उदाहरण दे दिए हे कन्या स्त्रीलिंग का। क्या इस कन्या जो शब्द है, केवल इसमें कन्या शब्द में केवल हमें क्या करना होगा? विभक्ति करना होगा, प्रथमा विभक्ति, तो करेंगे हम प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे से करेंगे। किंतु जब हे लिखा है, क्या लिखा? हे कन्या लिखा है, हे कन्या का जब प्रयोग करेंगे, जब हे कन्या का प्रयोग करेंगे तो हे क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। जब संबोधन का प्रयोग कर लेंगे तो बन जाएगा हे कन्या, और संबोधन का प्रयोग करते ही क्या हो जाएगा? यह संबोधने च। किससे? संबोधने च से। ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? इसमें संबोधने च से प्रथमा विभक्ति का विधान हो जाएगा। इसी में लिख रहे हैं इसलिए, करें इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते, इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते हैं। किसी भी अवस्था में संबोधन एक अलग विभक्ति नहीं है, वो प्रथमा विभक्ति का ही एक अंश है, प्रथमा विभक्ति का ही एक सूत्र है। क्योंकि प्रथमा विभक्ति का जो दो सूत्र की हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रथमा विभक्ति दो सूत्र में समाहित हो जाता है, तो संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते हैं। संबोधन को आठवीं विभक्ति नहीं मानते, कहीं कहीं लोग संबोधन को आठवीं विभक्ति मान लेते हैं। आप हिंदी में देखिएगा कंफ्यूज लोग कर जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि संस्कृत में कोई आठ विभक्ति नहीं होती है, संबोधन को कोई आठवां विभक्ति नहीं मानना है। बाबूराम सक्सेना ने आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि संबोधन कोई आठवीं विभक्ति नहीं है। संबोधन केवल प्रथमा विभक्ति में होता है, केवल संबोधन विभक्ति किसमें होता है? संबोधन केवल प्रथमा विभक्ति में होता है और किसी विभक्तियों में नहीं होता है, क्योंकि ऊपर सूत्र की व्याख्या करते समय हम लोग चर्चा कर लिए हैं। संस्कृत व्याकरण में दो सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। जैसे हम ऊपर चर्चा कर लिए हैं कि संस्कृत व्याकरण में दो सूत्र प्रथमा विभक्ति के उपयोग के लिए मिलते हैं। ये दो सूत्र हैं जो प्रथमा विभक्ति में विधान करते हैं। ये दोनों सूत्र किसमें विधान करते हैं? प्रथमा विभक्ति में विधान करते हैं। संस्कृत साहित्य में कर्तृवाच्य के कर्ता। अब बात आती है, प्रश्न उठता है कि सर आपने बताया था कि जो प्रथमा विभक्ति करने वाले सूत्र हैं, दो सूत्र विधान करते हैं, दो प्राप्त होते हैं, एक संबोधने च और दूसरा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा।
तो दो जब ये सूत्र करते हैं तो एक जगह आपको कर्तृवाच्य में प्रथमा लगता है सर, और एक कर्मवाच्य में प्रथमा लगता है। तो किस सूत्र से हम कर्तृवाच्य में प्रथमा करेंगे, किस सूत्र से हम कर्मवाच्य में प्रथमा करेंगे? एक जगह कर्ता में प्रथमा लगता है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा लगता है। तो क्या इसके लिए भी अलग अलग सूत्र है कि वही सूत्र से, एक ही सूत्र से हो जाएगा? क्योंकि दो सूत्र प्राप्त हो रहे हैं, तो दोनों में कर्तृवाच्य के कर्ता में किस सूत्र से प्रथमा होगा और कर्मवाच्य के प्रथमा में, कर्मवाच्य के कर्म में किस सूत्र से प्रथमा होगा? ये प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं कैसे करना है। करते हैं संस्कृत साहित्य में कर्तृवाच्य के कर्ता, जो कर्तृवाच्य का जो कर्ता है वह क्या है? बालकः गच्छति, बालकः गच्छति। अब यहां पे जो बालकः शब्द आया है इसमें किस सूत्र से प्रथमा होगा? कर्ता में किस सूत्र से प्रथमा? तो यहां पर प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा होगा। कन्या फल मसनुते, अगला दे रहे हैं लुब्धकाः वृक्ष मारोहन्ति, और कर्मवाच्य के कर्म हरि सेव्यते, पित्रा पुत्रः ताड्यते, भ्रात्रा भगनी पाठ्यते, भोजनम स्वाद्यते में जो प्रथमा विभक्ति मिलती है यह किस नियम से सिद्ध होगा? ये कैसे सिद्ध होगा? जब आप दो सूत्र बता रहे हैं, कौन सा सूत्र लगेगा? कर्तृवाच्य के कर्ता में किस सूत्र से विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्मवाच्य के कर्म में किस सूत्र से प्रथमा आएगा? ये प्रश्न उठ जाता है। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहां पर किस सूत्र से प्रथमा, कौन सा विधान होगा। तो आपको इसको जानना है, क्योंकि जब प्रथमा हमेशा कंफ्यूज करता है, देखने में सूत्र छोटा है लेकिन यहां काफी कंफ्यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि संबोधने च एक प्रथमा का ही एक अंश है और यही आकर के बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। जो कारक यहीं से उनको पहले ही, जैसे ही हम प्रथमा विभक्ति में प्रवेश करते हैं, कारक वहीं से कठिन होने लगता है, समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक एक सूत्र को बहुत अच्छे से समझ लेना है। जब आप एक एक सूत्र को अच्छे से समझ लीजिएगा तो 100% आपकी गति व्याकरण में हो जाएगी, कारक में हो जाएगी। यहां दोनों सूत्र को समझने के लिए जब आप किसी भी वाक्य का अनुवाद करते हैं तो कर्तृवाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य का कर्म दोनों प्रथमांत होते हैं। अब वहां पर कैसे हम करेंगे तो ध्यान लीजिए, उसी का संशय यहां पे दूर करते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व होता है। क्यों कहते हैं कि कर्ता आप कैसे पहचानते हैं? कर्ता किसका है, किस वचन का है, किस विभक्ति का, कैसे पहचानेंगे? कर्मवाच्य का कर्म किस विभक्ति में, किस वचन का, कैसे आप पहचानेंगे? तो कहते हैं संस्कृत जो है, संस्कृत में जो वाक्य होता है वह संस्कृत भाषा में क्रिया अथवा व्यापार, वो जो क्रिया और व्यापार को ही वाक्य में प्रधानत्व दिया गया है। अन्य हिंदी और इंग्लिश में आपका वहां सब्जेक्ट होता है, वहां पर कर्ता होता है, लेकिन संस्कृत में आपको देखिएगा यहाँ पे जो क्रिया के माध्यम से वाक्य का प्रधानत्व जो होता है वो क्रिया के आधार पे होता है। और आप इंग्लिश में देखिएगा वहां सब्जेक्ट प्रधान होता है, हिंदी में देखिएगा वहां पे कर्ता प्रधान होता है, किंतु संस्कृत में हमेशा क्रिया प्रधानत्व होती, वाक्य में क्रिया प्रधानत्व होती है। और इंग्लिश और हिंदी में वहां पर सब्जेक्ट और कर्ता प्रधान होता है, किंतु संस्कृत में हमेशा क्रिया प्रधान होती है, उसका व्यापार प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? क्रिया प्रधान होता है, उसका व्यापार प्रधान होता है। तो वाक्य में प्रधानत्व दिया गया है। संस्कृत जो है क्रिया का निश्चय, संस्कृत में क्रिया का निश्चय हो जाना ही मुख्य होता है। जब हम क्रिया का निश्चय कर लेंगे तब हम कर्ता और कर्म दोनों पकड़ लेंगे। यदि हम क्रिया पकड़ लेते हैं पठति, क्रिया क्या पकड़े हमने? पठति, क्रिया है पठति। अब जैसे ही पठति हम प्रयोग किए तो कर्ता आपको 100% पकड़ लीजिएगा कि कर्ता क्या होगा? कर्ता लट लकार का, यदि क्रिया लट लकार की है, एक वचन की है, किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो कर्ता 100% क्या हो जाएगा? वो प्रथम पुरुष का ही कर्ता होगा, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्ता कभी नहीं होगा। जैसे ही हमने पठति बोला, और पठति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। अब प्रथम पुरुष में कुछ भी लगा, पठति, सह पठति,
रामः पठति, कृष्णः पठति, राधा पठति, अब कुछ भी आप चेंजिंग करते, फलम पठति, कुछ भी आप चेंजिंग करते चले जाइए। केवल क्रिया आपको कि संस्कृत में वाक्य का प्रधानत्व क्रिया के आधार पर होता है। यदि क्रिया आपको मालूम है, पकड़ लेते हैं, तो आप 100% कर्ता का प्रयोग कर लेंगे। जैसे ही क्रिया आपको मालूम हो जाती है कि क्रिया यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है, अब वहां पर वो जो राम होगा, जो स होगा, जो राम शब्द होगा, ये जो अब इस समय जो प्रथमा करना होगा वो किससे करेंगे? यह, क्योंकि यह पद प्रातिपदिक हो गया। क्या हो गया? प्रातिपदिक। तो इसमें करने के लिए अब हम संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा इस सूत्र से करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पद हो गया, लिंग निश्चित है इसका लिंग नियत लिंग का है, तो नियत लिंग का है, इसलिए अब क्या करेंगे? प्रातिपदिकार्थ से करेंगे। क्योंकि प्रातिपदिकार्थ पढ़ाते समय हमने बताया था आपको कि वहां पर एक अलिंग और नियत लिंगा का जो वहां प्रयोग किया गया है। इसके बाद कर्मवाच्य में जैसे ही हम कर्मवाच्य का प्रयोग करेंगे, सेव्यते। क्या प्रयोग करेंगे? सेव्यते। तो जब सेव्यते का हम प्रयोग किए तो यह जो क्रिया है, यह क्रिया हमें एहसास कराई, ये तो सेव्यते कर्मवाच्य की क्रिया है। किसकी क्रिया है? कर्मवाच्य की जब क्रिया है, जब यह कर्मवाच्य हो गया तो ऑटोमेटिक जैसे ही कर्म होगा, अब हम कर्म के आधार पर कर्म का पकड़ लेंगे कि यह जो कर्म है यह किस पुरुष में होगा। यदि सेव्यते प्रथम पुरुष का है एक वचन का, तो कर्म भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। यदि कर्मवाच्य का जो क्रिया है यदि मध्यम पुरुष का है, तो क्या करेंगे? कर्ता भी मध्यम पुरुष का ही होगा। यदि उत्तम पुरुष का यदि है तो उत्तम पुरुष का, क्रिया के प्रधानत्व के आधार पर ही हम पकड़ लेंगे। तब यहां पर भी हरि जो कर्म है, यहां पर इस कर्मवाच्य के कर्म में हम जो प्रथमा व्यक्ति लाएंगे वह प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से ही लाएंगे। इसके बाद आप शेष अब कैसे यहां पकड़ाते हैं? हरि जो शब्द है, अब यहां प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे में इसमें से किस अंग से होगा? तो प्रातिपदिकार्थ से होगा, लिंग से तो होगा नहीं, प्रातिपदिकार्थ से होगा। तो रामा में जैसे हुआ, यहां पे हरि में भी प्रातिपदिकार्थ, इस 4 में से प्रातिपदिकार्थ से यहां पर प्रथमा हो जाएगा। इस प्रकार से संबोधने च सूत्र, एक एक सूत्र तो छोटा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का जब विधान करना होता है, विचार करना होता है, तो यहाँ पर दोनों सूत्र, क्या प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, ये दोनों सूत्र प्रथमा का ही विधान करते हैं। कहाँ दोनों विधान करेंगे, कैसे दोनों का कहाँ कहाँ पे आपको प्रयोग करना है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। यदि इस प्रकार से यदि आप समझ लेते हैं तो 100% आपका कारक प्रकरण में गति बन जाएगी। अब इसी से संबंधित आइए हम लोग कुछ प्रश्न, इसी से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी संबोधने च सूत्र से एक हम प्रश्न देख लेते हैं। दे रहे हैं संबोधने च इति सूत्रेण का विभक्ति। क्या है? संबोधने च इति सूत्रेण का विभक्ति, कौन सी विभक्ति होती है? आप बताएं। संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। यस, कौन सी विभक्ति होगी? यहाँ पे प्रथमा हो जाएगा। हम बताए थे कि प्रथमा का विधान करने वाले 2 सूत्र हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च। इसलिए द्वितीय होगा ही नहीं, षष्ठी होगा नहीं, सप्तमी होगा नहीं, इसलिए कौन सा होगा? क प्रथमा विभक्ति होगा संबोधने च का। इस प्रकार से एक उदाहरण हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। इसके बाद जब हम ऑनलाइन क्लास में वहाँ जब टेस्ट नोट पढ़िएगा, जब उसको वीडियो पढ़ने के बाद जब टेस्ट नोट्स और नोट्स के बाद जब टेस्ट दीजिएगा, तो हम आपको 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन बना करके वहाँ पे डाल देंगे। इस प्रकार से आप दोनों सूत्रों को देख लें। प्रथमा आज यहीं पे समाप्त होता है। प्रथमा का 2 सूत्र, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च, इसको अच्छे से समझ लेंगे। जहाँ भी कोई समस्या होगा, आप नंबर यहाँ पे चल रहा है, आप नंबर लेकर के आप डिस्कस भी कर सकते हैं। जहाँ भी थोड़ा भी कंफ्यूज हो, आपको टारगेट लेकर चलना है। आपका टारगेट है 125 में 120, 122, ये टारगेट लेकर चलना है आपको। मैं 100 में 100 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं सर्वा सर्वम जानाति, आपको सिलेक्शन तक आपको 120, 122 टारगेट लेकर चलना है। इसलिए जहाँ भी कोई कंफ्यूज हो, डायरेक्ट आप हमसे, नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट हमसे चर्चा कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूज होगा हम लोग चर्चा करके, हम लोग आपसे चर्चा करके आपके टारगेट तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।